हेलो। अब हम लोग क्लास 10th का पेपर 1 2 3 4 आज हम लोग देखते हैं। 7 जनवरी को हुआ है। पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 24 दिसंबर। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी एक बार पेपर को देख लेते हैं, फिर मैं इसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं इसको डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 से ही इन्होंने सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब स्टेटमेंट बेस्ड आ गए। अब स्टेटमेंट बेस्ड जब हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा पता करना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 सही है कि 2 सही है या दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे होंगे। बाकी तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 6 ये तो एकदम एज इट इज़ कॉमन है। मुझे लग रहा है ऑप्शन से मत जाइएगा, ऑप्शन हो सकता है गलत हो, है ना, आंसर्स सही नहीं हो सकते। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी वहाँ पे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक होगी क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में, है ना। बाकी अब इधर देखते हैं 13 14 16, ये भी एकदम सही है, इसमें भी इतना कोई इतनी दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक, सेक्शन 2 में आ जाते हैं। इसके सेक्शन 2 में क्या है, आई क्यू में क्या है, ए बिग रेक्टेंगुलर, ये भी मुझे आई थिंक कॉमन लग रहा है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, यहाँ तक भी सही लग रहा है। हाँ, अब जैसे ये ट्रायंगल आ गया, अब इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने में आप लोग को दिक्कत आएगी। ठीक है, 23rd, ठीक, 23rd 24th, यहाँ तक भी ये सब सही लग रहा है। ठीक, हाँ ये भी सही लग रहा है, कॉम्प्रीहेंशन भी सही है। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पे अगर हम लोग जा रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन अब 26 28 29 30। ठीक है, तो मोस्टली पेपर वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग की तरफ ज़्यादा लग रहा है। ये मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 2 पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 में भी ऑलमोस्ट वही पार्ट था जिस तरह से हम लोग देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेक्शन है। ठीक, तो अभी सेक्शंस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंसीडर द रिफ्लेक्टेड रे लाइट, ये भी क्वेश्चन सही है। लेंस पावर ऑफ +5D, ये भी सही लग रहा है। अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस नॉर्मल हैं, ये सब क्वेश्चंस नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, 8 तक नॉर्मल है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, यहाँ पे भी सब ठीक ही चल रहा है। केमिस्ट्री आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें जो है, जो आप लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से स्कॉलरशिप आएगी, तो ये स्कॉलरशिप वाला जो है थोड़ा सा पॉइंट मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 के हिसाब से तो ये पेपर 2 थोड़ा टिपिकल मुझे लग रहा है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आया है, यहाँ पे NaOH, ये सब तो बिल्कुल एकदम एज इट इज़ वही आया है। ये आपको नॉर्मल 10th की बुक्स के रेफरेंस बुक के ही क्वेश्चंस ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आया जो अभी 10th के ऊपर जा रहा हो। ठीक है, सेक्शन 2 में भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 में 30 मिनट्स का टाइम था। सेक्शन 2 में भी हमारे जो सर्किट के क्वेश्चन हैं एकदम नॉर्मल चल रहे हैं। सर्किट के क्वेश्चन एकदम नॉर्मल जो 10th के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, हाँ ये भी एकदम सही है, बिल्कुल एकदम बैलेंस पेपर चल रहा है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन एकदम बैलेंस्ड है, बिल्कुल एकदम बैलेंस चल रहा है। कॉइन वाला आ गया है 20 सेंटीमीटर डीप वाटर में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आ गया है जो थोड़ा सा एडवांस था। ठीक है, यहाँ पे भी केमिस्ट्री भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सही चल रहा है। केमिस्ट्री में कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर ये दोबारा उसका क्वेश्चन आया है। यहाँ पे केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से फिर ठीक चल रही है, मैथ्स भी सही चल रही है अभी तक। पेपर 2 तक तो मुझे अभी तक ऐसा कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं लग रहा है जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ज़्यादा पेपर टफ हो गया है। तो पेपर 2 तक तो एकदम कहानी एकदम सही चल रही है इन लोग की, एकदम अच्छी बढ़िया। ठीक है, पेपर 2 आप लोग अच्छा कर रहे भी होंगे। पेपर 2 सही चल रहा है, वैसे ही है जैसे पेपर बिल्कुल पहले वाले पेपर थे, एकदम बैलेंस पेपर चल रहा है। अब यहाँ पे, हाँ
अब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स बदलने शुरू हो गए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है दिक्कत आई होगी इसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है। ठीक, यहाँ पे भी अब रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया है सेल का, हो सकता है हो गया हो, इसमें ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देख रहे हैं तो केमिस्ट्री भी अभी एकदम सही चल रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। और अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पे कोई ऐसी, इस वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं लग रही है। मैथमेटिक्स को देखते हैं, मैथमेटिक्स में वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है और डिस्टेंस ये रेडियस ऑफ द सर्किल बतानी है, हो सकता है ये हो जाएगा। ठीक है, ये फिर एक एपी पे बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। एपी पे बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन मतलब एपी पे आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर भी रखी होगी। ठीक है, एपी पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में देख रहे हैं, थर्ड पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो स्ट्रक्चरल। चलिए ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप लोग ने वही पुराना पेपर से ही आ गया है। ठीक है, हाँ यहाँ पे बॉन्डिंग में भी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो थोड़ा सा दिक्कत करे। ठीक है, ये भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, हो सकता है दिक्कत है इसमें। 81, 81, 82 करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे ये इसमें दिक्कत हो सकती है कि रिएक्शंस बताने में थोड़ी हो सकता है दिक्कत आ जाए। 83 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी सही है। फॉलोइंग कंटेन कॉपर, ये सब सही है, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 मेरे ख्याल से इजी साइड पे ही है। पेपर 3 पे आ जाते हैं। पेपर 3 जो देखते हैं पेपर 3 में क्या आया है। ठीक है, पेपर 3 को ही लोग टफ बोल रहे हैं, 3 and 4 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में आखिर क्या चीज़ है। ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर ऑफ रेडियस आर ऑफ रियल इमेज एन, साइज ये दिया गया है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, यहाँ पे अब जो है थोड़ी प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम लग रही है, इसमें अब प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ऑप्शन समझ आइएगा, ऑप्शन हो सकता है गलत हो। ठीक है, ये स्टूडेंट का ही एक पेपर है। ठीक है, तो ऑप्शंस हो सकता है कि गलत हो, ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं देखने अभी जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है जब मैं भी सॉल्व करता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस डिफ़र हो सकते हैं आंसर्स। क्लियर, तो आप लोग जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे कमेंट करके बताते रहा करिए कि कौन सा क्वेश्चन सही या गलत है। ठीक, तो ये है कि हर एक चीज़ जैसा मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कि वो बिल्कुल राइट थिंकिंग ना हो सकता है उसके दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। जितने भी आप एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे आपको उसके 2 या 3 आंसर्स मिल जाएंगे। इवन आप किसी भी जगह आप देखेंगे जितने भी हायर एडवांस जो भी होंगे पेपर्स, उसमें एक दिन पहले आपको बताया भी जाएगा कि अब आपकी आंसर की आ गई है। आंसर की में अगर कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उनके भी आंसर्स और आपके आंसर्स में डिफ़र हो या आपकी थिंकिंग अलग हो, तो जो भी सही होगा उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, इवन आप आईआईटी में भी जाएंगे तो पहले आंसर की वो जारी करेंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे। आरएमओ में भी आप देखेंगे तो आंसर की पहले वो जारी करते हैं और पूछते हैं कि अगर कोई आंसर्स में कोई दिक्कत है तो उनको आप चैलेंज इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे भी थिंकिंग थोड़ी अलग हो सकती है, तो अभी इस ऑप्शंस पे नहीं जाना है और खुद से भी सॉल्व करना है और मेरे सॉल्यूशंस को भी देखना है। ठीक है, फिर जो सही होगा उसको फिर हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ये सब क्वेश्चंस हाँ इजी तो नहीं लग रहे हैं कहीं से भी देखने में। ठीक है, अब जैसे ये आ गया है LiOH, ये रिएक्शन तो आप लोगों ने केमिस्ट्री भी थोड़ा सा टिपिकल पार्ट पे ज़्यादा लग रही है। अब ये सब स्ट्रक्चर्स को देख के आप लोग थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा हिम्मत हार रहे होंगे कि ये सब क्या आ गया। ठीक है, अब केमिस्ट्री भी थोड़ा सा जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग कंपाउंड्स आ गए हैं। अब पोजीशन और ये सब तो आपने अभी लगता है मेरे ख्याल से पढ़ी भी नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ ये मान सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल पे चला गया है।
और इसको देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंट 22/7। ये चलिए एक दो सिंपल आ गए मैथ्स में। फिर मैथ्स भी पार्ट, अब ये यहाँ पे ये सब जो है ये दिक्कत करने लगते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं फिजिक्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ये वाले में दिक्कत आ जाएगी ये, क्योंकि ये फार्मूला भी आप लोग शायद पहली बार ही देख रहे होंगे और ये फार्मूला क्लास 12th में है, तो हो सकता है कि इससे वैल्यू निकालने में आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का भी चक्कर होगा। अब इसमें देखते हैं, हाँ ये भी आपको एक दिक्कत कर सकता है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल कंफर्म ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा। केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री में भी आपको ये जो पार्ट हम देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन का आयोनिक कंपाउंड, और ये हाँ ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, केमिस्ट्री भी दिक्कत करेगा। कॉम्प्रीहेंशन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन, में भी हो सकता है आपने ये करा हो, कर भी सकते हैं। फिर ये पीएच वैल्यू पे आ गया था, पीएच वैल्यू जैसे कि हम लोग का एक्सपेक्टेड था कि आता ही आता है, ठीक है, तो पीएच वैल्यू पे हो सकता है आप लोग ने कर भी लिया हो। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कॉम्प्रीहेंशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्रीहेंशन आप लोग ने हाँ प्रैक्टिस कर रखी है तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला किस पे आई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कॉम्प्रीहेंशन आया। अरिथमेटिक वाला तो मुझे लगता है आप लोग ने कर भी लिया होगा, थोड़ा सा ही टिपिकल होते हैं, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। कॉम्प्रीहेंशन 2, अब ये आ गए ये साइन के एडवांस फार्मूले आ गए ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के इन्होंने सारे एडवांस फार्मूले दे दिए हैं। अब हो सकता है कि इन एडवांस फार्मूलों को यूज़ करने में आप लोग को दिक्कत आए कि इनको यूज़ कैसे करेंगे। इन्होंने डायरेक्ट खुद ही फार्मूले दे दिए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, फार्मूले हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। इसको मैंने बोला भी था याद करने के लिए, लेकिन चलिए उन्होंने खुद ही सारे दे दिए और कॉम्प्रीहेंशन में दे दिया। अब इससे जो वैल्यूज़ निकलवा रहे हैं ये हो सकती हैं टिपिकल हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि फार्मूले यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ तो ये पेपर 3 भी थोड़ा टिपिकल था। पेपर 4 को सबसे ज़्यादा लोग टफ बोल रहे हैं। पेपर 4 को देखते हैं, फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड, यानी कि ये ओलंपियाड बेस्ड पे ज़्यादा इन्होंने दिया है। पहला है फिजिक्स ओलंपियाड और दूसरा है मैथ्स ओलंपियाड। इसमें पूरा ही फिजिक्स और मैथ्स है, 4 पार्ट तो इसमें फिजिक्स, 2 पार्ट फिजिक्स हैं और 4 पार्ट मैथ्स हैं, ठीक है। और पार्शियल मार्किंग भी है, यानी कि मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो डेफिनेटली जब मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाते हैं तो ये एक्सट्रीम टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट हमें वो नहीं पता चल रहे हैं कि कितने ऑप्शंस आपके सही होंगे। पहला ही क्वेश्चन टिपिकल है, ये कम चांसेस हैं कि इसको किसी ने करा होगा, ठीक है, चल, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोर देन 1 नहीं है, केवल 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये सेकंड वन ये पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है, मैथमेटिक्स किसी ने अगर कर ली होगी तो ये कर पाया होगा। सेकंड स्ट्रेच, वायर को स्ट्रेच करा गया है। थर्ड भी हो जाएगा, थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फोर्थ द शॉर्ट साइटेड सीन द पर्सन डिस्टिंक्टली, फोर्थ भी हो जाएगा। फिफ्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में रिमाइंडर, अब ये प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन अभी भी क्या है, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। ये फिर एक सीरीज दी गई है, ये भी हो सकता है, ट्रिकी है, ठीक। 2 रेक्टेंगल्स जिनके वर्टिसेस दिए गए हैं बाइसेक्टेड डिवाइड, ये भी हो जाएगा। 3 sin a + 4 cos b = 4, ये भी हो जाएगा। हाउ मैनी डिजिट्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, ये तो क्वेश्चन दोबारा ही रिपीट हो गया, यानी कि ये तो फर्स्ट बिग बैंग उसमें ही आया था आपके FTA 24 वाले में, ये क्वेश्चन नंबर 10 तो फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 तो फिर से वही आपका ये जो है ABC, यहाँ पे हमने अमीटर को बोला था पहले ही कि अमीटर पे अच्छी से तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसमें हर एक, जब तक आप चारों ऑप्शंस को बिल्कुल एकदम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर लेंगे कि हाँ ये सभी सही हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े दिक्कत होंगे, तो ये मुझे लगता है 11th में कंफर्म दिक्कत आई होगी। 12th भी टिपिकल है। 13
13 भी टिपिकल है क्योंकि यहाँ पे ये सब मोर देन 1 है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 13 तो हो जाना चाहिए। और द फॉलोइंग विच इज़ डिफाइंड होल्ड गुड, ठीक है, हाँ ये पक्का दिक्कत करेगा। ठीक है, मोर देन 1 है, ट्रिग्नोमेट्री है, मोर देन 1 तो, और उसमें भी ये tan 2a का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। फिर ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, ये भी, अच्छा ये फार्मूला ही पूछ रहा है, वॉल्यूम एडिटिव डिफाइंड होल्ड ऑफ गुड। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको एक तरीके से आपको याद होते तो आप बता देते, लेकिन पेपर 3 में फार्मूले थे, पेपर 3 तो सबमिट हो गया होगा तो फिर से फार्मूले भूल गए होंगे, तो यहाँ पे फिर वही फार्मूले पूछ लिए गए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अब कहानी तो वही आ गई कि आपको ये फार्मूले याद करके जाने थे। पॉजिटिव इंटीजर्स AP ये हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। पार्ट 2 में देख लेते हैं 45 मिनट से। पहला ही क्वेश्चन जो है आपका अल्फा बीटा गामा और डेल्टा 4 रूट्स की इक्वेशन पे आ गया है। ठीक है, चलिए ये भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा टिपिकल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि कौन सा सही हो सकता है, थोड़ा भी अगर लॉजिक में गड़बड़ हुआ तो फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ी मिस्टेक देता है। ठीक है, जितने भी इस तरीके के आपको ट्रायंगल्स में या रेक्टेंगल में फिगर वाले क्वेश्चन जो प्रूफ करने के लिए आते हैं ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो 17 में प्रॉब्लम आई होगी, 18 में भी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने सही लॉजिक नहीं लगाया होगा तो। ठीक है, ये भी एक टफ पे ही लग रहा है, ये तो टफ ही है। ठीक है, ये उतना आसान नहीं लग रहा है अभी देखने में। 19 20 शायद देखने में तो आसान लग रहा है, अभी सॉल्व करके भी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये सब मैं केवल आपको क्लास 10th की थिंकिंग के बेस पे बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपने लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10th की थिंकिंग में मतलब जितना आप लोग CBSE बोर्ड में देख रहे हैं या ICSE बोर्ड के हिसाब से जो देख रहे हैं, या जो भी आपकी रेफरेंस बुक मैं देख रहा हूँ, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जितनी भी बुक्स रेफरेंस मार्केट में इस वक्त आ रही हैं, उनको देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर तो हैं क्लास 10th में, उन्होंने अपनी 10th की सारी बुक्स याद कर रखी हैं, सारी 10th की रेफरेंस बुक लगा रखी हैं, लेकिन ये पेपर नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पेपर 11th और 12th का, 11th और 12th पे वो लोग कभी गए ही नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि उनको डिप्रेस करना है या कुछ करना है कि मतलब 12th का पूछ लिया गया कि अब क्या होगा। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपको 12th आता है, 11th 12th अगर आप समय से आगे चल रहे हैं, 10th में ही अगर आपको 12th का काफ़ी पार्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली जब आप 12th में होंगे तो आपके पास बर्डन बहुत कम होगा, बहुत कम प्रेशर होगा और बहुत अच्छा कर पाएंगे। एग्जैक्टली मतलब सभी का वही एक टारगेट है कि आप लोग इन टेस्टों में अच्छा नहीं करना है, बल्कि आपको फ्यूचर में अच्छा करना है, फ्यूचर के हिसाब से आप टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात, ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है कि आप टॉपर हैं या नहीं हैं। ठीक है, या आपने मतलब 10th की किताबें सारी रट रखी हैं नहीं रट रखी, 10th आपको सारा आता है नहीं आता है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब आप कितना वाइड एरिया लेके चल रहे हैं। थोड़ा भी वाइड एरिया जब आप थिंकिंग लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली जब आप वाइड एरिया लेके चलते हैं तो जब आप 12th में आएंगे तो आप वाइड थिंकिंग लेके सोच पाएंगे। ये नहीं कि मतलब एक ही किताब में ही हैं और एक ही किताब बार बार याद करे चले जा रहे हैं ABCD से लेके Z। तो हमको याद नहीं करना है, हमको अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना है। तो यहाँ इसका, इन पेपरों का मतलब ये नहीं है कि जो आप दे रहे हैं तो क्या होगा एकदम से, अभी पेपर नहीं हो पा रहा है तो 12th का पूछ लिया, 12th का भी हमने तैयारी नहीं करी है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा वाइड एरिया आपको अभी से बता दिया गया ताकि जब आप 11th और 12th में आएँ तो एक वाइड एरिया लेके चलें। ठीक है, ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग लेके चलें ताकि आप ये सोच पाएँ कि दुनिया कितना आगे तक जा सकती है। ठीक है, तब आपको कोई भी इंटरनेशनल लेवल के भी अगर आपको पेपर क्लियर करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप, मेरे ख्याल से RMO का भी पेपर अगर आप देखेंगे तो IOQM का तो थोड़ा फिर भी सही था, RMO से तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो RMO तो बहुत कम स्टूडेंट निकाल पाते हैं। ठीक है, तो मैंने RMO के और उनके भी पेपर डाल रखे हैं। ठीक है, कल एस्ट्रोनॉमी का ही पेपर देख रहा था इनका, फिजिक्स का, तो उसको आप देखेंगे वो तो इनसे भी बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन वो तो क्लास 8th से ले रहे हैं, क्लास 8 से लेकर 12th तक का सबका एक ही पेपर है, लेकिन कट ऑफ कम भी जा रही है, 10 और 12 मार्क्स की कट ऑफ है। लेकिन ये है कि वो ये अभी से मान के चल रहे हैं कि आप कितना ब्रॉड थिंकिंग लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो
थोड़ा सा एडवांस सोचिए, एडवांस की तरह काम करिए, मतलब पेपर को देख के डिप्रेस मत होइए, या ये मत सोचिए कि हमने तो अच्छी तैयारी कर रखी है फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने इतना कठिन क्वेश्चन पूछ रखा है। हर एक स्टूडेंट के साथ यही था। कल मैं सेंटर पे भी विज़िट कर रहा था तो वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देख रहा था कि बहुत परेशान थे, मतलब अच्छा 10th में भी अच्छा कर रहे हैं, 9th में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन पेपरों में क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा लग रहा है उनको कि ये पेपर टफ दे रहे हैं, मतलब हायर क्लासेस का दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, हायर क्लासेस का दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आपको ब्रॉड होने के लिए कहने की ज़रूरत है, अब थोड़ा सा इधर उधर सोचने की ज़रूरत है कि हम अच्छा कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है फिर भी जितना भी आप लोगों ने करा अच्छा करा है, ठीक है। तो ये 26, 27 भी, हाँ ये सारे ही पेपर मुझे तुम लोग के हिसाब से तो अभी 10th के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि हर एक बच्चे के लिए अच्छा होगा, लेकिन जिसने भी अच्छा करा है उसके लिए मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि वो कंफर्म आईआईटी क्लियर कर जाएगा। अगर वो अभी इस पेपर को कर सकता है तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वो एक्सीलेंट उसकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो अगर उसने इसको भी कर लिया तो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 10th के काफ़ी सारे अच्छे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे जो भी 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। 10th जिनका बोर्ड में अच्छी मार्क्स आने वाले हैं, जिनको कंपटीशन में अच्छा कर पाएंगे, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो 10th के हिसाब से जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, हो सकता है वो पेपर ये अच्छा ना कर पा रहे हो, पर जो कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं, एडवांस सोच रहे हैं, वो अभी अगर इतना कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 10th में अच्छा कर रहे हैं तो 12th में वो नहीं पढ़ेंगे, वो लोग भी 12th में जाके पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, वहाँ पे आप अच्छा कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये है कि इन सब पेपरों को देखने से कि आपको ये पता चलेगा कि हम लोग को आगे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, बस केवल इसका एम मुझे यही लगता है। आप पेपर देते रहिए और बस ये सोचिए कि आगे हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सोचिए समझिए। क्योंकि मैंने जो पहले पेपर डाले थे बिग बैंक के, उसके मुकाबले FTRE का जो फर्स्ट पेपर था वो टफ़ हुआ, अब ये जो पेपर आया उससे भी टफ़ हुआ। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग का माइंड शार्प होता जा रहा है, ठीक है, ग्रोथ करते जा रहे हैं, आप लोग समझते जा रहे हैं, तो उसी तरह से टफनेस की भी लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। कंपटीशन भी उसी तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, ये नहीं कि कंपटीशन वहीं रुका रहेगा और आप ग्रो करते जाएंगे। तो लेकिन आप एक तरीका जान जाएंगे, जिस दिन आप एक तरीका जान जाएंगे तो आप सक्सेस पा सकते हैं। और आप ये सोचिए कि केवल इसी पेपर को मैं रट के चला जाऊं और अगला पेपर यही आ जाए और एकदम यही हो जाए और मैं अच्छा कर लूँगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा जब भी आप अब अगर नेक्स्ट मंथ में अगर कोई पेपर होगा तो वो इस पेपर से भी थोड़ा और ज़्यादा टिपिकल होगा, तो हमें उनसे भी एक लेवल और आगे थोड़ा सा सोच के काम करना है, ठीक है। तो इस पेपर को हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा ये पेपर 24 से आप लोग को टफ लगा होगा, लेकिन आप लोग को 10 दिन उनके मुकाबले ज़्यादा भी मिले पढ़ने के लिए। तो इस पॉइंट को भी कंसीडर करा जाता है कि जितने ज़्यादा दिन आपको मिलते हैं उसका भी एडवांटेज आपने उठाया है, आपने ज़्यादा पढ़ा है, आपने पेपर के पैटर्न भी समझ लिए, वो लोग पेपर का पैटर्न भी नहीं जानते थे। एस्ट्रोनॉमी पे तो ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे नज़र नहीं है, बल्कि एस्ट्रोनॉमी तो इसमें नज़र ही नहीं आई, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी पे तो दिक्कत, फर्स्ट में तो बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चंस थे तो वहाँ पे उनके लिए वो बहुत टफ थे, तो वो लोग बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस नहीं कर पाए होंगे फिजिक्स में। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल सेक्शन थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम टफनेस को देखें तो अब तो ये तो मार्क्स जब सबके आएंगे तभी वो लोग, ये तो काम उनका है जज करने का कि वो किस तरीके से जज करते हैं और क्या करते हैं। यहाँ पर बस मेरा काम बस ये है कि मैं केवल आप लोग को केवल सोल्यूशन बता सकता हूँ इनके, और ये पेपर दिखा सकता हूँ। और जरूरी नहीं कि मैं केवल इसी के, मैं किसी भी कॉम्पिटिशन के केवल आप लोग को पेपर बस सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा काम बस ये नहीं है, मेरा काम ये नहीं कि मैं वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या परसेंटेज मिल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इससे नहीं है। बस हम केवल आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या सलूशन है, क्या एक नॉर्मल बच्चे की दिक्कतें चल रही हैं, जो मैं ये नॉर्मल देखा करता था कि यहाँ बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस चीज़ पे किसी ने यूट्यूब पे काम नहीं करा हुआ था। तो मैं यहाँ पे उन पेपरों को इकट्ठा करके आप लोग की मदद करने की बस कोशिश कर रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझको ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को पूरा ही बता रहा हूँ कि क्या आएगा पेपर और क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। इस चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा एम बस वही है कि आप लोग अपने आगे तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। ओके।